हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहा हूं कि इस दिवाली पर आप अच्छे तरीके से अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे होंगे, मुंह मीठा करा रहे होंगे, क्योंकि ये त्यौहार हमारी खुशियों का है, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का है और साथ के साथ मिठाई खिलाने और एक दूसरे को बधाइयाँ देने का है। तो इस क्रम में क्योंकि आपकी ऑलरेडी दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, तो क्यों ना आप लोगों के लिए एक क्लास ऑर्गेनाइज की जाए जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और आप लोगों का सारा जो त्यौहार है वो भी आपका चलता रहे। इसीलिए मैं इस लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लाइव तो नहीं ले रहा हूँ, कम से कम आप लोगों को एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 22, प्राचीन भारत का इतिहास, उपेंद्र सिंह। वैदिक काल से संबंधित, जो वैदिक काल है उससे संबंधित आपका ये टॉपिक है, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सीरीज जो है आपके 2025 को विशेष रूप से टारगेट करके शुरू की गई है, ठीक है। इस सबसे पहले तो आप लोगों के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली सेल 31 तारीख तक आप लोगों के लिए स्टडी IQIAS ने सबसे बिगेस्ट सेल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई है, क्योंकि साल भर में बहुत सारी सेल छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट के साथ सेल आपके इसी त्योहार पर आपको मिलती है, जिसमें आप MK लाइव कोड के साथ हमारे 2026 के फाउंडेशन बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट भी 31 तारीख है। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें हम वही पुरानी स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट तैयारी कराते हैं, जिसमें 4 स्टेज की कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन है। आपको इसमें बुक्स भी मिलेंगी, किताबों का सेट भी मिलेगा, सब कुछ है इसमें, ठीक है ना। आपको टेस्ट सीरीज भी है, अलग से प्री के लिए, मेंस के लिए अलग से क्लासेस भी हैं, फाउंडेशन है, पर्सनल मेंटरशिप भी है, PDF भी है, सब कुछ है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, MK लाइव कोड लगाना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करें तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन करिए, ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वैदिक काल का सामाजिक जीवन, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। वैदिक साहित्य, उद्भव और भौगोलिक विस्तार। आज बात करेंगे आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, किस तरीके का जीवन था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि आर्यों के संबंध में जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट ऋग्वैदिक काल का और दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल का, और दोनों को तुलना करते हुए हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल में या किसी भी काल में जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें आप देखेंगे तो समाज का एक स्वरूप रहता है, उस तरीके से पढ़िएगा। दूसरा, इसमें समाज के स्वरूप के बाद इसमें वर्ण व्यवस्था, वर्ण विभाजन कैसा था, ठीक है ना। तीसरा, इसमें महिलाओं की स्थिति। चौथा, हम कह सकते हैं तो दास प्रथा के बारे में। और 5वां हम कह सकते हैं खान पान, मनोरंजन इत्यादि, जो भी हमारे संस्कार वगैरह हैं, वो सारी चीजें आती हैं। और ये किसी भी कालखंड का अपना एक स्वरूप है, क्या कंसेप्ट है। तो अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आर्य जंगल में रहने वाली एक प्रजाति रही है। इन्होंने कभी भी स्टार्टिंग में किसी भी शहर का निर्माण नहीं किया, शहरी सभ्यता का विकास नहीं किया, और जंगल में रहने वाले लोग हमेशा संघर्षशील होते ही हैं, युद्ध प्रिय होते हैं, क्योंकि संघर्ष है तो युद्ध है, और जब युद्ध है, संघर्ष है, तो स्वाभाविक सी बात है वो पितृसत्तात्मक होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इस पीरियड में अगर हम बात करें तो इनका स्वरूप है पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि जंगल में सब लोग रहेंगे तो आप समझ सकते हैं पितृसत्तात्मक समाज है। साथ के साथ यह संयुक्त परिवार की परंपरा में विश्वास करते हैं, क्योंकि जंगल में गांव नहीं बसते और खानाबदोश लोग थे स्टार्टिंग में। आर्यंस एक जगह से दूसरी जगह कबीले के रूप में घूम रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात थी
कि यह संयुक्त परिवार के तौर पर ही रहेंगे, जिसमें संयुक्त परिवार में रहने वाले सभी लोगों को नप्त्र कहा जाता था। नप्त्र कहते थे उन लोगों को। और पितृसत्तात्मक परिवार है तो जो परिवार का सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा वही इसका मुखिया बनेगा। मुखिया परिवार का, कबीले का, सारी चीजों का। तो इस तरीके से ये एक कंसेप्ट है और यही परंपरा, ध्यान रखिएगा, सेम यही परंपरा इस पीरियड में भी चलती रही। क्योंकि बेशक भारत में आकर के ये लोग स्थायी जीवन जीने लगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने अपनी परंपरा को बदल दिया हो। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार की परंपरा, वही सब कुछ, वही पितृसत्तात्मक परंपरा, क्योंकि युद्ध प्रिय लोग हैं। तो ये परंपरा के तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं दोनों को, एक एक करके दोनों को समझते जाइए। अब इसके बाद आते हैं वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था उतनी जटिल नहीं थी, ना ही कोई कंडीशन थी। वर्ण व्यवस्था के तौर पर ऋग्वैदिक काल में 3 स्तर दिखाई देते हैं। कितने? 3 स्तर। एक वर्ण का अर्थ दिया गया है आपका रंग, यानी कि श्वेत और श्याम, यानी कि श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण रंग से दिया गया है। श्वेत मतलब आर्य को कहा गया और श्याम मतलब अनार्य को कहा गया। तो स्टार्टिंग में जब ये आर्य और अनार्य मिले तो यहां पर 2 वर्ण उभर करके आए, इसके अलावा कोई और वर्ण नहीं था। स्टार्टिंग में रंग के आधार पर था। बाद में जाकर के इसमें देखेंगे तो आपके 3 वर्ण उभर करके सामने आए शासक वर्ग के तौर पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र वर्ग नहीं था। स्टार्टिंग में कोई शूद्र वर्ग नहीं था। सबसे लास्ट में जाकर के तीसरी स्टेज पर पुरुष सूक्त में, जो 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त में 4थे वर्ण का उल्लेख किया गया, 4th वर्ण, यानी कि शूद्र की चर्चा की गई है। इसकी चर्चा यहां पर की गई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ के साथ इसमें एक चीज और आपको समझनी है इसी के अंतर्गत ही, वो ये है कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। कैसी थी? कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। यानी कि कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपस में नहीं थी, किसी भी प्रकार की। क्योंकि 9वें मंडल में कहता है एक व्यक्ति, 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूं, मैं कवि, मेरे पिता जो हैं वो आपके कौन हैं? पिता आपके वैद्य हैं, माता आटा पीसने वाली हैं, आटा पीसती हैं। और इस तरीके से अपने बारे में उन्होंने बताया है। तो ये एक कंसेप्ट था, ठीक है ना। जो भी भेदभाव है वो केवल अनार्यों के साथ में था, भेदभाव, यानी कि आर्यों के आपस में कोई भेदभाव नहीं था। कर्म के आधार पर अलग अलग वर्ण बना रखे थे कि कर्म के अनुसार होगा। भेदभाव सिर्फ और सिर्फ अनार्यों के साथ था, जिसमें अनार्यों को कहा गया है अनास, जिनकी नाक नहीं है, मृदवाक, जो कहा जाए कि आर्यों की भाषा नहीं बोलते हैं, देवप्यू, जो देवताओं के लिए नहीं मानते हैं, निषेध करते हैं, अदेवयु यानी कि देवताओं को न मानने वाले। इस तरीके से इनको माना गया है। अब इसी चीज को ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था इस पीरियड में भी चलती रही, चलती रही। कौन सी? 4 वर्ण प्रणाली। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण स्थापित हो गए, बिल्कुल पूरी तरीके से यहां पर आपके चारों वर्ण कैसे हो गए? स्थापित, ठीक है ना। दूसरा, यहां पर वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? जन्म आधारित होने लगी, जन्म आधारित होने लगी, यानी कि भेदभाव बढ़ गया।
इसी पीरियड में आपकी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था आपकी शुरू हो गई थी। ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई क्योंकि यज्ञ करने लगे, सारी चीजें हुई, यानी कि सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्चता जो थी वो किसकी थी? ब्राह्मणों की। यज्ञ के कारण, यज्ञ के कारण ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति बनी थी। ठीक है ना। कुछ जगह पर यह भी कहा गया है कि भाई क्षत्रिय की स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया, लेकिन यह अपवाद है, यह अपवाद है। इसमें कहा गया कि जो शूद्र है उनका जो कर्म है वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना है, यानी कि शूद्र का जो कर्म है तीनों वर्णों की सेवा करना है, की सेवा करना। ठीक है ना। इसी पीरियड में कुछ नई चीजें और शुरू हुई, यह ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ नई परंपरा शुरू हुई और वो परंपरा है आपकी गोत्र प्रथा की। गोत्र प्रथा इसी पीरियड में थोड़ी सी कहीं ना कहीं जाति प्रथा का कंसेप्ट भी आ गया, ये आपकी शुरू हो गई इस पीरियड में। गोत्र, जाति प्रथा और हम कह सकते हैं आश्रम व्यवस्था की शुरुआत, आश्रम व्यवस्था। और इसमें आश्रम व्यवस्था को लेकर के 3 आश्रम की चर्चा की गई है। 3 आश्रम, आपका वही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम की इसमें इस पीरियड में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है ना। ये हो गए तो पहला स्वरूप, दूसरी वर्ण व्यवस्था, दोनों को तुलना करते हुए समझिएगा। इसके बाद हम बात करें तो सेम इसी तरीके से हम देखेंगे। तो यहां आ जाइए, ऋग्वैदिक काल में अब बात करते हैं हम महिलाओं की स्थिति की। तो ऋग्वैदिक काल में महिला की जो स्थिति है, स्थिति वो कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। हालांकि पुरुष प्रधान समाज है तो स्त्री के पैदा होने पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मांग करते हैं कि हमारे बेटे पैदा हों, वो इस बात की मांग करते हैं कि बेटे पैदा होने चाहिए, लेकिन बेटी पैदा हो जाए तो उनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसको लेकर के ऐसे कोई भी बहुत रिजिड इस मामले में नहीं है। ठीक है ना। यह है, यानी कि इस पीरियड में महिलाओं को सभी अधिकार हैं, सभी अधिकार हैं, जैसे शिक्षा का, विवाह या ना विवाह का, विवाह करने और ना विवाह करने का, सभी प्रकार का उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। साथ के साथ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का, गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, बिल्कुल भाग ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से सारी चीजें हैं, यह है। साथ के साथ उनको एक चीज और भी दिया गया है, इनको नियोग प्रथा की बात की गई है। नियोग प्रथा यानी कि यदि कोई स्त्री बिना संतान के विधवा हो जाती है तो उसे अपने परिवार के किसी भी संबंधी के साथ में नियोग करना, यानी कि शारीरिक संपर्क बनाने का अधिकार है, जिससे कि उसके संतान की उत्पत्ति हो सके। ये रहे। तो इस प्रकार के सभी अधिकार यहां पर उन महिलाओं के पास मौजूद हैं। लेकिन इसी पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, महिला की स्थिति में गिरावट, स्थिति में गिरावट है। ठीक है ना। इन्हें 3 बुराइयों में गिना गया, बुराइयों में गिना गया। कौन सी? सुरा, सुंदरी और पाश, यानी कि जुआ, स्त्री और शराब, ये 3 बुराइयां हैं, ये इसमें कहा गया। ठीक है ना। ये आप समझ लीजिएगा इस मामले में। इसी में कहा गया कि स्त्री जो है, स्त्री जिसको हम कहते हैं पुत्री, दुखों का कारण मानी गई है, यानी कि पुत्री जो हो मानी गई है, उसे कहा गया है
कि यह दुख का कारण है। दुख का कारण माना गया है आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में, और 3 बुराइयों में गिना गया है। यह मैत्राणी संहिता में कहा गया है, ठीक है ना। बृहदारण्यक यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कह सकते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके मैत्रायणी संहिता में कहा गया है, मैत्रायणी संहिता में। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद है, रण्यक उपनिषद, उस उपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी गार्गी पर क्रोध करते हैं, वाद विवाद के समय में करते हैं, जो बताता है कि उनकी पुरुषवादी प्रवृत्ति का एक बड़ा नमूना हमको दिखाई देता है। लेकिन उतनी खराब भी हम नहीं कह सकते। ध्यान रखना, यहां पर कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, विदुषी महिलाएं, जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना की है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन सी हैं पढ़ी लिखी महिलाएं, याद है कुछ नहीं? ऋग्वैदिक काल की कौन कौन थी? ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनके आपके नाम आपने सुना होगा। ऋग्वैदिक काल में देखेंगे गार्गी है, मैत्रेयी है, अपाला है, घोषा है, सिक्ता है, निवावरी है। तो इसमें देखेंगे अपाला, घोषा, शिक्ता, निभावरी ऐसी हैं। यहां पर आपकी गार्गी तो ये है ही है, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, तभी तो पति के साथ वाद विवाद कर रही थी। ये सारी चीज है। अब इसके अलावा हम देखें तो इसमें हम दास प्रथा के संदर्भ में देख सकते हैं। दास प्रथा बोले कि यहां प्रचलित थी, यहां प्रचलित थी, मूलतः दासियां। किस लिए? ऋषि मुनियों को दान देने के लिए। ऋषि मुनियों को दान दिया जाता था, जिससे कि उनके आश्रम की साफ सफाई और उनकी तमाम सारी जो स्थितियां हैं उनको व्यवस्थित कर सके। भाई उनके पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनकी साफ सफाई कर सकें, सारी चीजें कर सकें, इसलिए इनको दिया जाता था। और यहां पर भी प्रचलित थी, यहां भी प्रचलित है, यहां भी आपकी प्रचलित है दास प्रथा। बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही, अलग से कोई हम ये कहें कि बहुत अलग है ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल यही है। यहां भी दासियां दी जाती हैं, उनके ऋषि मुनियों को दान दी जाती हैं, जिससे कि उनके आश्रम की व्यवस्था का संचालन किया जा सके। ये रहे इसके अंतर्गत। अब इसमें एक चीज और भी आती है, वो गतिविधि है अलग से एक नई। ऋग्वैदिक काल में संस्कार की हम बात करें तो संस्कार बहुत सीमित प्रचलित थे, प्रचलन। जैसे विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, ठीक है ना, उपनयन संस्कार है, संस्कार शिक्षा का स्त्री पुरुष सभी को दिया गया था, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, यहां पर आपके यज्ञ भी होते हैं, यज्ञ भी होते हैं, लेकिन यहां पर उत्तर वैदिक काल में यह संस्कार प्रचलित रहे, प्रचलन में रहे, लेकिन इसमें यज्ञ का महत्व बढ़ा। क्यों बढ़ा? अब आप समझ सकते हो, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आपके यज्ञ परंपरा कुछ ज्यादा ही जटिल होने लगी, ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जाने लगा, इस वजह से सारी चीजें हुई थी। ओके, तो यज्ञ का महत्व बढ़ा, तो इसी पीरियड में देखेंगे तो आपके इसमें नए कंसेप्ट इसमें और जुड़े। इसमें आपके 5 यज्ञ की चर्चा की गई, 3 ऋण की चर्चा की गई, त्रिऋण कहते हैं,
3 ऋण, 5 यज्ञ, इनकी चर्चा की गई, जैसे आपके ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और नृयज्ञ। ऐसे 5 यज्ञ की चर्चा की गई। साथ के साथ त्रिवर्ग की चर्चा की गई, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य। त्रिऋण, पितृ ऋण, संतान की उत्पत्ति कीजिए, पितृ ऋण से माफ हो जाएंगे, उतर जाएगा। दूसरा देव, ऋषि ऋण, ऋषि का ऋण उतारिए। और देव ऋण, ये है आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और 5 जो हैं आपके कौन कौन से यज्ञ हैं? ब्रह्म, देव, पितृ, ब्रह्म, देव, पितृयज्ञ, ठीक है ना। इसके अलावा भूत यज्ञ, नृयज्ञ, भूत और नृयज्ञ, नृ बोले तो मानव यज्ञ। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप दोनों को तुलना करते हुए देख सकते हैं। बाकी खान पान, मनोरंजन, ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो उनके दोनों तरफ थी, सेम ही थी। शाकाहारी, मांसाहारी भी थे। खेल कूद में वो युद्ध कला, तमाम तरह की चीजों का प्रदर्शन करते थे, क्योंकि वो हमेशा युद्ध में रहने वाले लोग थे। इस तरीके से दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ते चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। याद भी हो जाएंगी, सारी चीजें भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो समस्या आएगी। तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ध्यान रखना इस तरीके से। और इसी तरीके से इतिहास को आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से नंबर लाने के लिए दिवाली सेल के उपलक्ष्य में आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं और इसमें मात्र 12,499 रुपए में, कम से कम पेमेंट में आप MK लाइव कोड के साथ में हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 5 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी कीजिए आप सभी लोग। आप लोगों के लिए इसका जो लक्ष्य है वो है कम से कम 300 नंबर आप लोगों के उपलब्ध करा करके आपको प्रॉपर IAS बना करके आपका सिलेक्शन करवाया जाए। सिलेक्शन तो छोटी रैंक पे भी हो जाएगा, लेकिन मजा तब है जब आप अच्छी रैंक के साथ आप तैयारी करें। अब आप समझ सकते हो कि मैं बहुत लंबा वीडियो आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा रहा हूं, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि आपको अपना त्योहार भी सेलिब्रेट करना है। तो इस क्लास को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और इस बैच को ज्वाइन करिए, दिवाली के बाद कंटिन्यू इस क्लास को करिए और अभी इस मौके का फायदा उठाइए। दिवाली के मौके पर दिवाली सेल का फायदा उठाइए, ठीक है ना। और अगर आपको बुक सीरीज परचेज करनी है तो आप 18 किताबों के सेट के साथ में NCERT की बेहतरीन किताबें, जिनको कंपाइल करके सरल भाषा में आपको लिखा गया है, उसको आप ले सकते हैं मात्र 5,624 रुपए में। यह भी 31 तारीख तक है। MK लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा और इसके माध्यम से 5,000 रुपए में पूरे 18 किताबों का बेहतरीन सेट, जो कि UPSC को टारगेट रखते हुए लिखी गई हैं। आपको कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह NCERT का पूरा सार है, जिसमें आप सरल भाषा में कंप्लीट NCERT, नई पुरानी सब कंपाइल करके आपको दे दी गई है। सिर्फ NCERT, आलतू फालतू कुछ भी नहीं है। तो इसको आप कर सकते हैं मात्र 5,624 रुपए में। तो जल्दी कीजिए, इसका फायदा उठाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।